हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं चैप्टर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अब देखते हैं, पहले देखते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक परिवर्तन, देखिए परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है और एक होता है भौतिक परिवर्तन। पहले रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहती है। देखिए भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक बार चेंज होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जल का क्या होता है, जल का बर्फ बन जाना, जल का बर्फ बन जाना, जल का क्या हो जाना, बर्फ बन जाना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है, ये सब भौतिक परिवर्तन होता है। जल बर्फ बन जाएगा तो फिर वापस हो जाएगा। जैसे देखिए ये बर्फ बन गया है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। ये क्या है, भौतिक फिजिकल परिवर्तन है। यदि हम इसे ताप देंगे तो फिर आ जाएगा अपनी पूर्ण अवस्था में, ये भाप बन गए। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन हुआ होता है जो एक बार चेंज होने के बाद दोबारा पुनः अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे जैसे दूध से दही बनना, क्या हो गया, दूध से दही बनना, ये क्या परिवर्तन है, दूध से दही बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, दूध से दही बन गया, ये सब क्या है। जैसे दूध से दही हो गया, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन हो गया। और लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन हो गया। कुरकुरा, ये देखिए क्या है, कुरकुरा का बनना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन। इसे हम यदि पूर्ण अवस्था में लाएंगे तो नहीं आएगी, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसे हम पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो अपनी पूर्व अवस्था में एक बार चेंज होने के बाद पूर्व अवस्था में ना, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए, यदि रासायनिक अपक्रिया होगा तो क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन होगा तो पहली बात, यदि कोई रासायनिक अपक्रिया होगा तो उसमें रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, रंग बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा। ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ताप में वृद्धि या कमी हो जाएगी। और ताप में परिवर्तन, ये सब क्या है, परिवर्तन है। गैस का निष्कासन हो जाएगा, अवक्षेपण का निर्माण होगा, अवक्षेपण का निर्माण होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन के लक्षण होते हैं। रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक समीकरण को अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीक और समीकरण सूत्र का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं। आपने कक्षा 10 में रासायनिक समीकरण पढ़ा होगा, ax² + bx + c, ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण है, ये समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण जिसमें किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों, अभिकारक एवं उत्पाद को प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक हो गया और H2SO4 हो गया, ये क्रिया करके क्या बना है, जिंक सल्फेट और H2O, हाइड्रोजन गैस मुक्त की। अब अभिकारक किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के संपूर्ण होने पर बनते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने सब्जी बनाता हुआ देखा होगा, सब्जी बनाते हुए आपने देखा होगा, देखी ही होंगे। देखिए जैसे टमाटर हो गया, क्या हो गया, टमाटर हो गया, ये आलू हो गया, धनिया, ये सब क्या है, ये सब अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। इन सभी को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। इसी को जो सब्जी बन जाता है, जैसे ये देखिए सब्जी बहुत मस्त बनी हुई है, ये सब्जी बन गया है, ये क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। इसको हम योगात्मक अपक्रिया भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, समझ में आया, समझ में आया आप सभी को। ये क्या है, ये उत्पाद है। और जो टमाटर था, धनिया था, लहसुन था, ये सब क्या था, अभिकारक थे। समझ में आया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। जैसे वह अपक्रिया जिसमें समीकरण क्या
वह अपक्रिया जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या एवं अब जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। दोनों तरफ बराबर हो, जैसे बटकर आपने तराजू देखा होगा, जिसमें अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो। आपने तराजू तो देखा ही होगा, ये भी साइड बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं, दोनों साइड उत्पाद और अभिकारक दोनों बराबर, उसी को रासायनिक समीकरण के संतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे जैसे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। देखिए पहले हमें संतुलन करने के लिए क्या करना होगा, पहले देखेंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसी को संतुलित करेंगे, पहला नियम। इसमें देखिए ऑक्सीजन कितनी बार है, ऑक्सीजन 4 है, तो पहले हम ऑक्सीजन को 4 करेंगे, यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। अब फेरस 3 है तो फेरस 3 का गुणा कर देंगे, ये संतुलित हो गया, सभी संतुलित हो गए। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है, उसके बाद संतुलित करेंगे ना। देखेंगे पहले जैसे दिया है, जैसे इन सभी को देखिए संतुलित करना है। हम संतुलित कैसे करेंगे, इन सभी को आप संतुलित करके बताना कैसे संतुलित होगा। अब देखते हैं आगे, यहाँ तक। अब देखिए अभी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं, कौन कौन से। पहली है संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना होता है, इसे योग नहीं जानते, जोड़ नहीं जानते, जोड़ना, संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है टूटना, संयोजन मतलब होता है जुड़ना, जब एक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया किसे। इसके देखिए 3 नाम है, जैसे आप सभी लोग को जानते होंगे, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, कई नाम रखा जाता है, उसी प्रकार इसके 3 नाम है, एक स्कूल का है, एक घर का नाम है। अब वियोजन अभिक्रिया के 2 नाम है, वियोजन और अपघटन। वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब बिखरना, जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी मतलब ऊष्मा जो उत्पन्न करता है, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ऊष्मक्षेपी कहते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, श्वसन अभिक्रिया हो गया, भोजन करते हैं हमें ताकत मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। उसमें शोषी अभिक्रिया, ये देखिए शोषी मतलब होता है सोखना, वह ये दोनों ये एक दूसरे के विलोम है, क्या है, विलोम है, उल्टे हैं, क्या है, उल्टे हैं। समझ में आया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, क्या है, उल्टे हैं एक दूसरे के, ये एक दूसरे के उल्टे। अब संयोजन और वियोजन ये दूसरों के एक दूसरे के उल्टे। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए इसमें जो होता है ना, जो मजबूत होता है ना वो कमजोर को हटा देता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसी को ही विस्थापन कहता है। विस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। इसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की हास होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन जैसे क्या हुआ, आपने जंग में क्या, जंग लोहे में जंग लगना देखा ही होगा, उसे क्या कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या, इसमें देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया रिएक्ट, इसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। समझ में आया। और समझ में आया। अब देखिए अपचयन ये विपरीत होता है, अपचयन इसका देखिए एक याद हो गया, एक दूसरा उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया।
जिसमें अब देखिए अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन कहते हैं। देखिए हम आप सभी को बता देते हैं, अपचयन और उपचयन एक दूसरे के विलोम है। यदि सीधे चलेगा तो ये उल्टा चलेगा, और ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी एक दूसरे के विपरीत हैं। और संयोजन वियोजन आप सभी को समझ में आ गया। अब रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया में जानते हैं उपचयन और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती है, उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसे अपचयन या उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। अब देखते हैं, इतना समझ में आ गया। अब संयोजन अपक्रिया हमने बताया है, हमने तो पहले ही बता दिया है। इन अपक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का क्या हुआ, दहन हो गया। कोयला था, आपने कोयला देखा होगा, दिखा दे रहे हैं आप सभी को कोयला। रुक जाइए, कोयला का दहन क्या होता है? कोयला ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इसी को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जल का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन और O2 मिलकर जल का निर्माण, गंधक का दहन, सल्फर हो गया। अब आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए ये क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। अब वियोजन अपक्रिया, हमने वियोजन मतलब होता है टूटना, वियोजन मतलब होता है टूटना, ये तो आप सभी लोग जानते ही, हमने पहले ही बता दिया है। वह अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसे फेरस सल्फेट टूटकर फेरस सल्फेट टूट गया, और ये देखिए दो या दो से अधिक बना रहा है उत्पाद, इसी को कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये वियोजन हो गया। सिल्वर ब्रोमीन की अपक्रिया करते हैं तो सिल्वर बना और ब्रोमीन बना, समझ आ गया। अब उसमें छेपी हमने बताया था, इसमें ऊर्जा ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे हमने केला खाया, इसमें एनर्जी मिलती है, उसी को ही कहते हैं वो अपक्रिया जिसमें उष्मा के रूप में उत्सर्जित होता है, उसी उसमें छेपी। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, मीथेन, ये हो गया। और श्वसन एक उसमें छेपी अपक्रिया हमने बताया था, हम जैसे भोजन करते हैं, ये अपक्रिया एक रासायनिक अपक्रिया है। इसमें भी हमें एनर्जी मिलती है, मनुष्य के जीवन रहने के लिए हमें ऊर्जा आवश्यक होती है। हम तो पहले बताए, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। समझ आ गया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनने भी उसमें छिपी। जैसे आपने देखा होगा खेत में क्या होता है, खेत में गोबर का खाद डाला जाता है, वो भी एक ऊर्जा का ही कार्य करता है, जो पौधों को वृद्धि विकास करने में सहायता प्रदान करता है, एनर्जी देता है, पौधों को एनर्जी देता है, उसी को ही उसमें छिपी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ऐसे ही मजेदार पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब उसमें शोषी किसे कहते हैं, हमने बताया था, जिसमें तोड़ने के लिए उष्मा को दी जाती है। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसी को उष्मा शोषी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया और आयोडीन हो गया, इसमें ऊर्जा दिया गया तब ये बना। और जैसे N2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसमें ऊर्जा देने पर बना N2NO बना। अब वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया हमने बताया था ये पहले ही। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु या समूह को स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसे विस्थापन अपक्रिया। जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसी को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक
जिंक अधिक ताकतवर है कि कॉपर? जिंक ज्यादा ताकतवर है, जिंक कहेगा हटो तुम यहाँ से, क्लोरीन तो यहाँ फटा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जिंक सल्फेट और ये हट जाएगा। और देखिए फेरस ज्यादा ताकतवर है कि ये फेरस, फेरस फटा देगा इसे। अब द्विविस्थापन अपक्रिया जिसमें वे अपक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, जिसे Na2 और सोडियम सल्फेट और इसमें क्या हो रहा है, केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, इसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब उपचयन अपक्रिया हमने बताया था जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे लोहे में जंग लगना, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़कर और कॉपर जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आगे देखते हैं। अब चयन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, जैसे ये हो गया, समझ में आ रहा है। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों अपक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए अपचयन हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो रही है, इसको अपचयन कहते हैं। यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो इसे उपचयन कहते हैं। अब दैनिक जीवन में उपचयन का के क्या उपयोग होते हैं, प्रभाव होते हैं। लोहे में जंग लगना, ये क्या है, उपचयन होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जब कोई धातु आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो संक्षारण मतलब जानते हैं, क्षति हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, बीमार हो जाना, संक्षारण हो जाना, खराब हो जाना, उसी को कहते हैं संक्षारण। जैसे चांदी के ऊपर काली परत जमना जाना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और लोहे में जंग लगना, ये क्या है, संक्षारण है। आपने यदि किसी कुरकुरा हो गया, यदि पन्नी को फाड़ कर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब उसमें ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, जिससे वो खराब हो जाता है, अब क्रिया करके खराब हो जाता है। आगे देखते हैं। दही का खराब हो जाना, दूध का खराब हो जाना, ये सब ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाते हैं, इसी को संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता, देखिए विकृत गंधिता दो शब्दों से मिलकर होता है। विकृत मतलब खराब हो जाना, गंधिता मतलब सुगंध होती है, क्या होती है, गंध होती है। जब खराब गंध आने लगती है उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे यदि हम दूध को रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसमें गंध मतलब विकृत हो जाएगा। लोहे, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधित हो जाते हैं तथा इनकी उसकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलकर तथा भोज्य पदार्थों को निर्धारित मात्रों में रखकर आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके रखा जाता है, क्योंकि जिससे उपचयित होने से बचाया जा सके, जिससे ये ऑक्सीजन से क्रिया न करे, इसलिए रखा जाता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया के प्रभाव लिख दिए, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन पूछेगा, विकल्प में पूछेगा ऐसे।